प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह हिंदी भाषा एवं साहित्य इतिहास का प्रश्न पत्र है। इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंटरनेट के माध्यम से मुझे कुछ बनी बनाई PDF मिल गई है, जिसके माध्यम से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे एवं बाद में आपको ये PDF भेज दी जाएगी। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका काल विभाजन एवं उसका नामकरण। काल विभाजन का अर्थ होता है कि जो इतिहास की जो समय अवधि है उसको विभिन्न कालखंडों में विभक्त करना। विभिन्न कालखंडों में विभक्त करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि उसका जो अध्ययन है वो समुचित ढंग से किया जा सके और एक ही तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, एक ही तरह की जो साहित्यिक सामग्री है उसको एक ही कालखंड में रखा जाए। दूसरा है नामकरण। जो विशेष कालखंड को, जिस समय अवधि को हमने अलग से उसको वर्गीकृत किया है, उसकी जो सामग्री प्राप्त हुई है उसका उसके अनुसार नामकरण करना। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य की तुलना एक नदी से की जा सकती है। साहित्य वो नदी के प्रवाह की तरह होता है जो निरंतर आगे बढ़ता है। उसमें न कोई रुकावट आती है और न ही कोई उसे भंग करता है। हाँ, समय के साथ में उसमें परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ, नई दिशाएं मिलती है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह होता है उसी तरह समय का अपना प्रवाह होता है। जब हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो साहित्य का जो प्रवाह है वो नदी के प्रवाह के समान है। जिस प्रकार नदी निरंतर आगे बढ़ती रहती है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती। उसको नदी के पानी को हम एक जगह रोक के उसको अलग अलग भागों में विभक्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार साहित्य के इतिहास को जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो एकदम से दो कालखंडों को विभक्त करना हमारे लिए आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष घटनाओं के आधार पर, कुछ विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर हम अपने समुचित अध्ययन के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए उनको विभक्त कर देते हैं। अन्यथा जो साहित्य है उसको एकदम से विभक्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार समय किसी के लिए रुकता नहीं है, जिस प्रकार समय परिवर्तन होता है और समय के साथ में चीज़ें परिवर्तन होती है, लोगों में परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है, समाज की दशाओं में परिवर्तन होता है, उसकी दिशाओं में परिवर्तन होता है। और चूँकि जो साहित्य होता है वह समाज का एक तरह से दर्पण होता है, इसलिए समय के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो साहित्य, भले हिंदी का साहित्य हो या अन्य विषय का साहित्य हो या स्वयं इतिहास हो, वह निरंतर प्रवाहमयी है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसी कारण समय परिवर्तनशील है तो साहित्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें नई प्रवृत्तियाँ आती रहती है और उसको नई दिशाएं मिलती रहती है। और इसी कारण इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर, इन्हीं दिशाओं के आधार पर हम साहित्य को अलग अलग कालखंडों में विभाजित करते हैं। इसी कारण अपने जो हिंदी का जो साहित्य है उसको आदि काल से लगाकर जो अपना आधुनिक काल है और आधुनिक काल से जो वर्तमान समय है उसमें भी अलग अलग कालखंड में उसको अपन बांट के देखते हैं। इसका कारण है कि नई नई प्रवृत्तियाँ उदय होती रहती है। जो पुरानी प्रवृत्तियाँ होती है कि समय के साथ में वे
धुंधली पड़ जाती है और उसकी जगह नई प्रवृत्तियों का उदय होता है, नई प्रवृत्तियाँ होती है, तो उसके साथ में साहित्य का स्वरूप भी बदलता जाता है। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय और शैलीगत प्रवृत्तियाँ परिवर्तित रहती है। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्त प्रयुक्त होती है। जब जो साहित्य का जो कालखंड है, जब उसको अपन अलग अलग कालखंडों में विभाजित करते हैं या काल विभाजन करते हैं, तो किस चीज़ को आधार बन के उसका विभाजन किया जाए। तो हिंदी साहित्य में जो विभिन्न प्रकार की जो साहित्यिक धाराएं होती है या उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ होती है या प्रवृत्ति जो विशेष रूप से किसी कालखंड के अंदर का दृष्टिगोचर होती है या जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के आधार पर ही उस कालखंड का नामकरण किया जाता है। जैसे भक्ति काल, तो भक्ति काल में अपन देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य के अंदर या साहित्य के अंदर अपन को सर्वत्र भक्ति की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। यद्यपि अन्य प्रवृत्तियाँ भी है, वहाँ आदिकालीन प्रवृत्तियाँ हैं, जो धार्मिक काव्य भी है, नीति काव्य भी है और वीरता का काव्य भी है, लेकिन वे प्रवृत्तियाँ मतलब इतनी क्षीण है या इतनी महत्व की नहीं है कि जिसके आधार पर उनका नामकरण किया जा सके। कहने का आशय है कि किसी भी कालखंड का जो नामकरण किया जाता है, उसकी सबसे युक्त जो आधार है वह उस विशेष कालखंड के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है उसके आधार पर ही उसका नामकरण किया जाए। यहाँ पर आचार्य शुक्ल का जो कथन दिया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और साहित्य का जो इतिहास है और उसका इतिहास का जो काल विभाजन किया जाता है, साहित्य इतिहास की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इस कथन के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आचार्य शुक्ल का कथन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का चंचित प्रतिबिंब होता है। यानी साहित्य होता है जो जनता का जो चित्त होता है, जनता की जो मानसिक जो दशा होती है, उसका एक तरह से प्रतिबिंब होता है। जिस प्रकार अपन आईने के आगे खड़े रहते हैं और अपना प्रतिबिंब है वो आईने में दिखाई देता है, उसी प्रकार समाज की जो मनोदशा है, लोगों की जो मनोदशा है, लोगों की जो चित्तवृत्ति है, वो उसका जो प्रतिबिंब है अपन को उस समय के जो साहित्य के अंदर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से क्योंकि चित्तवृत्तियों के अंदर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए साहित्य के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। यही कथन इसमें आगे भी कहा गया है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ में उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पर दो बातें आई है प्रमुख जो अपनों को ध्यान में रखनी है। पहली बात आचार्य शुक्ल ने कही है कि जो साहित्य है वह जनता की चित्तवृत्ति का चंचित प्रतिबिंब है। यानी सामूहिक रूप से यानी लोगों की सोच अलग हो सकती है, लेकिन सामूहिक रूप से लोगों की सोच किस प्रकार की है, लोगों की मनोदशा किस प्रकार की है, लोगों का मानस किस प्रकार का है, लोगों की वृत्तियाँ यानी अलग अलग प्रकार की दशाएं, तो चित्तवृत्ति किस प्रकार की है वह अपन को साहित्य के अंदर देखने को मिलती है। यानी कहने का आशय है कि जो साहित्य है वह जनता की जो चित्तवृत्ति है उसका एक तरह से उसका सामूहिक प्रतिबिंब है। क्योंकि जो जनता की जो चित्तवृत्ति है वह कभी भी स्थायी नहीं रहती है। मनुष्य समय के साथ में मनुष्य के जो सामाजिक स्तर है, सामाजिक जो उसकी जो दशा है, सांस्कृतिक दशा है, धर्म है इत्यादि के अंदर परिवर्तन होता चला जाता है। क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक
इन दशाओं के अंदर, आर्थिक दशाओं के अंदर समय के साथ में परिवर्तन होता जाता है, तो इसका प्रभाव जनता की चित्तवृत्ति पर भी पड़ता है और जनता की चित्तवृत्ति भी परिवर्तित होती चली जाती है। क्योंकि जो साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतिबिंब होता है एक तरह से। तो जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसलिए आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, यानी जनता की चित्तवृत्ति किस प्रकार से रही है, उसकी जो परंपरा है, जनता की चित्तवृत्ति की परंपरा और साहित्य की परंपरा, इन दोनों के साथ में सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कहने का आशय ये है कि जनता की जो चित्तवृत्ति है वह समय के साथ में परिवर्तन होती चली जाती है और जनता की चित्तवृत्ति और साहित्य की जो परंपरा है, इन दोनों के अंदर क्या है, एक तरह से अटूट संबंध है। चित्तवृत्ति के अंदर परिवर्तन होगा, साहित्य के अंदर परिवर्तन होगा। तो साहित्य का इतिहासकार क्या करता है कि इन दोनों, साहित्य की परंपरा और जनता की चित्तवृत्ति, इन दोनों के अंदर सामंजस्य दिखलाता है कि अमुक युग के अंदर इस प्रकार की चित्तवृत्तियाँ रही है और इन चित्तवृत्तियों के कारण साहित्य इस प्रकार का रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में सामंजस्य करके दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये बात हुई हिंदी साहित्य, जो साहित्य का जो इतिहास है उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि लेखन का उद्देश्य क्या होता है कि किस प्रकार से जो साहित्य होता है वह नदी के समान प्रवाह में ही होता है और साहित्य का जो इतिहास होता है उसके विशेष कालखंड का जो नामकरण है वो किन आधारों पर किया जाता है और जो सबसे युक्तियुक्त और जो उपयुक्त जो आधार है वह है प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। और साथ ही जो शुक्ल का जो कथन है ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि साहित्य इतिहास के सबसे बड़े जो इतिहासकार है, हिंदी साहित्य इतिहास के इतिहासकार वे आचार्य शुक्ल है और इस कथन के अंदर उनकी जो इतिहास संबंधी जो दृष्टि है वह दिखाई देती है। यानी जनता की चित्तवृत्ति और साहित्य, इनमें आपस में किस प्रकार से संबंध है और जनता की जो चित्तवृत्ति है किस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों पर निर्भर होती है और समय के साथ में ये स्थितियाँ बदल दी जाती है। तो जनता की चित्तवृत्तियों के अंदर भी परिवर्तन होता है, जनता की चित्तवृत्तियों के अंदर परिवर्तन होता है तो साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर, यानी विशेष समय के अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ रही है, जनता की मनोवृत्ति, जनता की चित्तवृत्ति किस प्रकार की रही है एवं उस समय के जो तत्कालीन साहित्य है वह किस प्रकार का रहा है, ये सब साहित्य के इतिहास के अंदर अपन उसका अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।